बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 10 जुलाई पाकिस्तान में जुमे की रात आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 223। आज की अहम तरीन खबरों में हमने बात तो करनी थी बलूचिस्तान में जो इस वक्त भी सड़कों पर लाशें पड़ी हैं, दफनाया नहीं जा रहा, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, मुतालबात हैं कि हमारे मुतालबे पूरे करो, हमें अमन दो, फिर जाकर हम इन लाशों को दफनाएंगे। अब पता चला है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ कामयाबी भी हुई है और लाशें दफनाना शुरू की गई हैं। उसके साथ साथ आपके सामने ये भी रखने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ हुआ क्यों है। साबका बयानात जो कोर कमांडर सदरन कमांड हैं उनके रखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि क्या माजी में कभी हमारे फौजी जर्नलों ने अपने अंदर का एहतसाब किया, APS हो पेशावर का वाक़या या कारगिल का वाक़या हो, क्या वहाँ पर कभी किसी को सज़ा दी, किसी को याद है, या जज़ा दी मतलब रिवॉर्ड किया, मतलब जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, कोताही की, जिन्होंने वतन अजीज़ के बच्चों को शहीद करवाया, उन लोगों को आला उहदों पर बिठाया गया। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इससे भी अफसोसनाक और शर्मनाक खबर आपके सामने रखते हैं। वो ये है कि जब पूरा मुल्क एक तरफ लहू लहू हो रहा है तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के मामू जान जो हैं उनके ज़ेरे साया क्या कुछ पनप रहा है। खबर है पहले पटवारियों की बात होती थी, अब मामला ज़रा तहसीलदार तक पहुंचा है। खबर है एक तहसीलदार साहब की जिनका नाम है चौधरी शफकत अली। मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हैं, जाहिर है ये सोशल मीडिया के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर मीडिया ने इस खबर को पार्शली कवर किया है क्योंकि वो बेचारे चुके जाने थे। वजह क्या है? वजह यह है कि वो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के मामू की बात है। आपको चंद दिन पहले हमने बताया था कि जो असल कारोबार करने वाले लोग हैं उनको तो भगा दिया गया। रोज़ाना आप ऐसे ही है जैसे अपडेटेड न्यूज़ बुलेटिन है, इसी तरीके से हर रोज़ आपको खबर मिलती है कि मलिक रियाज के आज फ़लाँ बंदे को सज़ा दे दी, मलिक रियाज की फ़लाँ प्रॉपर्टी को आज ऑक्शन कर दिया, मलिक रियाज का फ़लाँ जो दफ्तर था उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये आप रोज़ ही तकरीबन खबरें सुनते हैं। वजह क्या है? मलिक रियाज को भगाएंगे, उसके बिजनेस के ऊपर काबू करेंगे या कब्ज़ा करेंगे तो तभी अपने मामू जान को हम मलिक रियाज बनाएंगे। तो अपने मामू को मलिक रियाज बनाने की जो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की दिन रात काविश है, उसी का शाखसाना अब नज़र आया जब कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने गलती से एक तहसीलदार साहब के घर पर छापा मारा और वहाँ से ऐसी ऐसी गाड़ियाँ बरामद हुई जो देखने के लायक हैं। महंगी तरीन गाड़ियाँ, जाली उनके ऊपर नंबर प्लेट्स लगी हुई, मतलब वो इस्तेमाल में भी थी गाड़ियाँ, नॉन कस्टम पेड, मतलब वो स्मगल करके गाड़ियां पाकिस्तान में लाई गईं, उनके ऊपर कोई कस्टम्स टैक्स या ड्यूटी अदा नहीं की गई। ये सिर्फ गाड़ियां आपको बता रहे हैं, और तहसीलदार साहब के घर से क्या कुछ निकला ये किसी को नहीं पता। तो ये चौधरी शफकत अली हैं, इनका घर है DHA 1 के अंदर, वहां पर छापा पड़ा है। चौधरी शफकत अली कहते हैं कि नहीं, ये गाड़ियां मेरे घर से नहीं, साथ वाले के घर से बरामद हुई हैं, मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये गाड़ियां मेरे घर से बरामद नहीं हुई। लेकिन वाकफान हाल जो है वो इस चीज़ का इसरार कर रहे हैं कि नहीं, ये गाड़ियां जो हैं वो चौधरी शफकत साहब के घर से ही बरामद हुई हैं। अब ये चौधरी शफकत साहब हैं कौन? चौधरी शफकत साहब जो है इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो हमारे चौधरी साहब के मामू जान हैं ये उनके करीबी आदमी हैं और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए। रावलपिंडी के इर्द गिर्द जो वो मलिक रियाज बनना चाहते हैं या बड़े पाए के वो बिजनेसमैन, या आप ये कहिए कि लैंड होल्डिंग का जो बिज़नेस वो करना चाहते हैं, कोई जाहिर है वो अपने टाउन डेवलप करेंगे, बाद में हो सकता है DHA के मतवाजी को सिस्टम डेवलप करें, हो सकता है पूरे बैरिया टाउन पर ही कब्ज़ा कर ले मामू जान। तो अब मामू जान का पिछले दिनों भी आपने एक स्कैंडल सुना था जिसमें पूरी जो रिंग रोड वगैरह थी उसके गिरदो नवा में हमने आपको बताया था कि यहाँ तक मामलात पहुँचा दिए थे कि जो रिंग रोड मोटरवे की तरह जो उसके ऊपर रेस्ट एरियाज़ हैं वो प्राइवेट लोगों को दे दिए थे, लीज पे नहीं, बल्कि वो इस तरीके से बनाए गए थे कि बनाए ही प्राइवेट लैंड पर, वो अक्वायर ही नहीं की गई थी लैंड, सिर्फ रास्ता खोल दिया था रिंग रोड से उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जहां पर लोग अपने अपने वो रेस्ट एरियाज बना सकते थे। मतलब इससे बड़ा घोटाला आपने पहले नहीं सुना होगा। तो अब ये जो मामू जान है तहसीलदार साहब के, ये पकड़े गए हैं या इनके घर पर छापा पड़ा है, लेकिन दूसरे ही दिन इनको छोड़ दिया गया और तहसीलदार साहब ने आके बताया कि गलती हो गई थी, ये मेरे घर पर छापा नहीं पड़ा था, ये मेरे से साथ वालों के घर पर छापा पड़ा था।
आगे बढ़ते हैं, हम ज़रा बलूचिस्तान के मामले की तरफ आ जाएं। ये तो आपको हमने बताया था कि बलूचिस्तान लहू लहू है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ और हमारे मामुओं की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ये जो कोयटा के अंदर आपको पता है कि दहशतगर्दी का हमला हुआ, जहां पर पिछले 3 दिनों के अंदर सिर्फ 42 हमारे जवान शहीद हुए। स्पेसिफिकली ये जो पुलिस से रिलेटेड मामला थे, इनमें 27 लोग शहीद हुए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले ये हमले दूर दराज इलाकों में होते थे। इस बार ये हमले जो हैं वो 20 किलोमीटर के अंदर अंदर हो गए कोयटा सिटी के। आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे ठोकर न्याज बेग पर खुदा न खास्ता कोई हमला हुआ हो। कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल ही शहर के गिरदोनवा के अंदर ही ये हमले जारी हो गए। 250, जी हाँ 250 दहशतगर्द एक लश्कर बनाकर आए, हमला करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। अब आपको समझ आ रहा है कि ये कितना बड़ा जुर्म हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कि कोयटा के गिरदोनवा में 250 लोगों का लश्कर, लोगों का क्या, दहशतगर्दों का, बीएलए के दहशतगर्दों का लश्कर जो है वो टूट पड़ा पुलिस के एहलकारों के ऊपर। वो फोन से बार बार इत्तला दे रहे हैं कि खुदा का वास्ता है हमारी मदद करें, हमारे पास गोलियां कम हैं, ये हमें मार डालेंगे। 5 घंटे वो उन 20-20, 25-25 गोलियों से बेचारे इक्का दुक्का करके चला चला के अपना गुजारा करते रहे और अपनी जिंदगियां बचाते रहे। 5 से 6 घंटे तक वो 10 से 15 या 20 किलोमीटर का जो फासला था, वो सदरन कमांड, कोर कमांडर, कोई उसको तय ना कर सका, उन तक मदद ना जा सकी और उनको शहीद कर दिया गया। ना हमें अब, ना हमें माजी में और ना मुस्तकबिल में बताया जाएगा कि किसकी गलती थी, ना सजा दी जाएगी इन 27 जानों का जो ज़िया हुआ, बल्कि मुल्की वक़ार का, लोगों की मोटिवेशन का। इसका कोई छोटा नुकसान थोड़ी है जो हुआ है। आइए ज़रा माजी में थोड़ा सा चलते हैं और आपके सामने रखते हैं कि क्या ये सब कुछ पहली दफ़ा हुआ है। मैं स्पेसिफिकली उस ब्रिगेड का नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे मना किया गया। जिन्होंने ये खबर दी ज़ाहिर है फ़ौज के आला तरीन अफसर हैं, जिन्होंने मुझे याद करवाया कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि हमने ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि जो 7th डिव है, जिसको फाटा मूव किया गया पेशावर से, उसी के अंदर एक ब्रिगेड था, उसका नंबर भी मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं दे रहा। मुझे मना किया गया था कि आप स्पेसिफिकली ब्रिगेड का नाम ना लें। बहरहाल वो जब डिवीज़न को मूव किया गया तो एक ब्रिगेड को पीछे छोड़ा गया कि क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि जब APS हुआ था तो दहशतगर्दी के ख़तरात थे कि आप पीछे से इस पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर का या पूरे इस एरिया की, जो आपने, ज़ाहिर है वहाँ पर इंस्टॉलेशंस भी हैं, वहाँ पर घर भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, तो उनकी आपने हिफाजत करनी है, जो कि जायज़ बात थी। APS पर हमला हो जाता है, दहशतगर्द पहुँच जाते हैं। ज़ाहिर है दहशतगर्दों ने बच्चों को ज़िबा करने में कई घंटे लगाए, उन मासूम बच्चों को जो आज भी सोचते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। आपको पता है वहाँ पर क्या कुछ था। एक तो उसी 7th डिवीज़न का जो पीछे छोड़ा हुआ ब्रिगेड था वो मौजूद था। उन्होंने अपनी रीइंफोर्समेंट वहाँ नहीं भेजी, या क्विक रिस्पॉन्स जो उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने वहाँ नहीं भेजा, वो बैठे रहे। अच्छा, यही बात नहीं ख़त्म होती, कोर हेडक्वार्टर भी वहीं हैं, जो पेशावर के कोर कमांडर हैं और उनके नीचे जो पूरी कोर है उसका पूरा हेडक्वार्टर, उसका क्विक रिस्पॉन्स फोर्स, उसका पूरी इंस्टॉलेशन वहाँ है। वहाँ से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। दहशतगर्द बच्चों की जानों के साथ खेलते रहे, किसी ने रीइंफोर्समेंट नहीं भेजी, किसी ने उनकी मदद नहीं की। यही नहीं, पेशावर के अंदर ही FC हेडक्वार्टर भी मौजूद है। आप सबको याद होगा कला बालासार, जो बहुत ही खूबसूरत एक कला है, जो असल में तो वहाँ पर टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उस पर FC ने कब्ज़ा कर रखा है। कोशिश भी की थी इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर उसको छुड़वाने की, समझाने की कि ये अवामी प्रॉपर्टी है, इसे छोड़ दीजिए काइंडली, और कोशिश कीजिए कि इसको एक टूरिज़्म का मकाम बनाया जाए, लोग आके देखें, विज़िट करें। लेकिन वो आपको पता है जिस चीज़ पर कब्ज़ा कर लें उसको छोड़ते तो है नहीं। तो FC का हेडक्वार्टर भी किला बालासार में है और वो जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि देखिए हमने इसे कितना खूबसूरत रखा हुआ है, अगर ये सिविलियंस के पास होगा तो ये बर्बाद हो जाएगा। मतलब किसी की कोई भी चीज़ उठा लें, किसी की बेगम भी उठा लें, उसको अच्छा सा मेकअप करवाएं, अच्छे कपड़े पहनाएं और फिर बताएं कि देखें मैंने कितना खूबसूरत रखा हुआ है, आपसे थोड़ी ऐसे रखा जाना है, तो इसको मेरे पास ही रहने दें। एनोलॉजी थोड़ी सी ख़तरनाक है, आई नो, थोड़ी मैं ये कहूँगा क्रूड है,
थोड़ी बदजायका भी होगी, माजरत मेरी पेशगी, लेकिन आपको सिर्फ बताने की वजह यह है कि वो जिस भी चीज़ को उठा लेते हैं उसके बाद कहते हैं कि देखिए हमने कितना खूबसूरत रखा हुआ है, इसलिए इसे हमारे पास ही रहने दें। तो आगे बढ़ते हैं। कोर हेडक्वार्टर भी था वहाँ पर FC का हेडक्वार्टर जो किला बालासार में है वो भी मौजूद था। किसी ने मदद के लिए वहाँ से लोगों को नहीं भेजा। यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जो वहाँ ब्रिगेड छोड़ के गए थे ना, 7th डिव का जो ब्रिगेड वहाँ मौजूद था, बाकी था, उसके उस वक्त के जो हेड ब्रिगेडियर थे वो ब्रिगेडियर अनायत अली थे। क्या थे? ब्रिगेडियर अनायत अली। आज वो क्या हैं? लेफ्टिनेंट जनरल। बजाय इसके कि उन्हें सजा दी जाती कि APS के अंदर बच्चों का खून खराबा हो रहा था, आपके पास जवान मौजूद थे, असलहे से लेस थे, आपने उनको बच्चों की हिफाजत के लिए फौरी तौर पर मामूर बाद में क्यों नहीं किया, या दहशतगर्दों से लड़ने के लिए आपने उन्हें क्यों नहीं भेजा? वो आज लेफ्टिनेंट जनरल बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो उस वक्त के कोर कमांडर थे, FC के कमांडर का मुझे नहीं पता, माजरत, नाम मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम होना चाहिए था, वैसे तो उन्होंने भी किसी को नहीं भेजा था, लेकिन जो उस वक्त के कोर कमांडर थे हदायतुल्लाह साहब, उनको भी बाद में आपको पता है कि आला ओहदों से नवाजा गया, और वो इस वक्त भी कश्मीर में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके वो सरबराह हैं, मतलब उन्हें भी नवाजा गया है। तो उस वक्त भी बच्चे ज़िबा होते रहे, इंतज़ार किया जाता रहा कि मंगला से SSG के कमांडोज आएंगे और वो आकर दहशतगर्दों के साथ एंगेज करेंगे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि मैं फौज की बात करूं, पुलिस का हेडक्वार्टर भी वहीं था, पुलिस से भी कोई नहीं आया। मतलब पेशावर के अंदर जो ज़िले हेडक्वार्टर है, फौज का भी इतना बड़ा हेडक्वार्टर है, फौजी इदारे के अंदर, कैंट के अंदर यह हमला हुआ, बच्चों को ज़िबा किया गया घंटों तक, और जब तक मंगला से SSG वाले नहीं आए, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं शुरू किया गया और उन्हें बच्चों को ज़िबा करने दिया गया। अगली एग्जाम्पल ले लीजिए, कारगिल। सबसे पहले तो नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया क्योंकि मैंने वाजपेयी के साथ बहुत अच्छी पेशरफ्त कर ली थी, जनरल मुशर्रफ और दूसरे जनरल्स ने मुझे पूछे बगैर, मुझे धोखा देते हुए इस जंग को या ऑपरेशन को शुरू किया। जैसे ही कारगिल की खबर पूरी दुनिया में पहुंची तो हमने इंटरनेशनल मीडिया को यह बताया, ये हम नहीं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स अपने, हमें तो आपने गद्दार और बागी कहना है, लेकिन ये जितनी बातें मैं आपको आगे और पहले बताने लगा हूं, ये आला तरीन फौजी अफसरान का बताना है, हमारे पास तो इसकी डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये जो आगे बातें बताने लगा हूं, ये तो आपके लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो टीवी के ऊपर इंटरव्यू दे चुके हैं सारे के सारे। तो बताया जाता है कि जैसे ही पूरी दुनिया को पता चला कि कारगिल पे ये हुआ है सब कुछ, तो पाकिस्तान ने कहा, बकौल साबिक लेफ्टिनेंट जनरल्स जिनके इंटरव्यू मौजूद हैं, शाहिद अजीज साहब और दूसरों के, कि पाकिस्तान इनकारी हो गया कि हमारी फौज नहीं है। उन्होंने कहा ये तो मुजाहिदीन है, नॉन स्टेट एक्टर हैं, उन्होंने कारगिल पर हमला किया है, हमारा कोई लेना देना इससे नहीं है, तो हमने बिल्कुल डिसोन कर दिया। चलें, समझ आती है कि डिसोन आपने स्ट्रेटेजिक वजूहात से किया कि अगर आप मान जाएं कि ये हमारे लोग हैं तो आप पर प्रेशर होगा कि इन लोगों को रोकें, इन लोगों को आप वापस विड्रॉ करें, तो आप चालाकी करना चाहते थे कि उन्हें मुजाहिदीन कह के आप उस इलाके पर कब्जा करना चाहते थे। ओके, अब आगे सुनिएगा। एक JCO थे मेरा ख्याल, या हवालदार थे, मुझे अब याद नहीं, या नायब सूबेदार थे, PTV के ऊपर उनका इंटरव्यू चला था कारगिल के बाद जब अवार्ड शवार्ड दे दिए थे, तो उन्होंने ये बताया कि कितने दिन वो बगैर खाना खाए लड़ते रहे, भूखे और प्यासे, क्योंकि उन्हें पीछे से राशन और सप्लाई नहीं मिली थी। अब हमारे चौधरी ने तो इस चीज़ को इस पैकेजिंग में बेचा या हमारे सामने रखा कि देखिए हमारे फौजी और हमारे जवान और हमारे अफसरान कितने दलेर और बहादुर हैं कि भूखे पेट भी लड़ते हैं, पीछे से कोई कमक ना भी पहुंचे फिर भी लड़ते हैं, सप्लाई और राशन ना पहुंचे फिर भी लड़ते हैं, हमें तो यही पैकेजिंग। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो हमारे बेटे नहीं थे? अगर हमने उन्हें जंग के महाज पर भेजा था तो इससे शर्मनाक बात क्या थी? तो एक तो हमने उनको डिसोन कर दिया, दूसरा हम उन्हें खाना और सप्लाई भी ना पहुंचा सके। ये तो सप्लाई चेन और इंतजामिया की नाअहली थी। इस पर क्या किसी को सजा दी गई? नहीं, जवाब है नहीं, किसी को सजा नहीं दी गई। यही नहीं, सिर्फ सप्लाई और चीज़ें हम उन्हें नहीं दी, बल्कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट तो चलें जो फेल हुई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज बताते हैं कि हमने लाशें लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर हम लाशें लेते तो हमारी लाशों का जो एग्जैक्ट नंबर होता वो पता चल जाता, तो हमारी बहुत हजीमत होती। फिर एक माँ का बयान हमने आपके सामने रखा था जिसने बार बार अपील की थी कि मेरे बेटे की वहां से लाश ला दें, वो नहीं लाई गई। So you will bring out the full truth of Kargil. I think the commission will have to bring out full truth. क्यों कारगिल का एक छोटा छोड़ते हैं? वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया
कि जनाब देखिए एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो एडवेंचर मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। उन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे? तो मैंने उसकी जेब वगैरह सारी उसके निकाले, उनके जितने भी लेटर्स थे जी, उनसे मेरे को पता चला कि इसका नाम कैप्टन करनाल शेर खान है। बड़ी बात इसलिए लगा, वो मेरे को भी पता था क्योंकि मैं बार बोल रहा था कि इसको मारो सर, यही लड़का जो था। अच्छा, ये स्टोरी है सर। हाँ। ओहो, सो ये जो ट्रैक सूट वाला था वो कैप्टन कर्नल शेर खान था, और उसकी तारीफ खुद 8 वाले कर रहे हैं कि बड़ी बहादुरी से पाकिस्तानी अच्छा बिल्कुल जी। और साइटेशन मैंने सिर्फ ये लिखी कि कैप्टन करनाल शेर खान ऑफ 12 and alive has fought very bravely and he must be given his due recognition। हमारी मुशर्रफ साहब ने ऑन ही नहीं किया। इंडिया वालों ने कहा कि हम डेड बॉडीज हमारे पास महफूज हैं, तो मैं बड़ी रोई पीटी। मैंने कहा कि करें इसको, इनकी करिए, कुछ करें। बॉडीज को नहीं वापस ली हमने? कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअलिटीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं। और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए तो आधी फौज जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि ये एक नाकाम ऑपरेशन था? यकीनन। If Pakistan doubts them, it is for their representatives to come and see the bodies. It is very clear that Pakistan is fully aware of the identities of these bodies, but they do not wish to acknowledge this fact. कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जो वाकई बड़ी दलेरी से लड़े, उन्हें निशाने हैदर मिला, उनके बारे में दुश्मन ने लिख के उनकी जेब में डाला कि ये बेटा आपका हमारे साथ बड़ी ही दलेरी के साथ लड़ा है, इसको आला तरीन जो अवार्ड आपका दें। लेकिन हमने क्या किया था उस बेटे के साथ? हमने उसे तनहा छोड़ दिया था, बगैर राशन के, बगैर लॉजिस्टिक सपोर्ट के, और हमने उसे बेसिकली डिसओन कर दिया था, और उसके बहुत सारे साथियों की लाशों को भी हमने डिसओन कर दिया था। तो ये पहला मौका नहीं है कि जो पुलिस वाले हैं, और भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन कितना अपने पेट से कपड़ा उठाएं, आखिरकार तो अपना ही पेट नंगा होता है। तो ये जो पुलिस वाले बेचारे वहां पर लड़ते रहे कई घंटों तक, ये बेसिकली क्रिमिनल एक्ट है। कोर कमांडर जो सदर्न कमांड है वो जिम्मेदार हैं। वहां पर अगर कोई एफसी है, कोई और कोर्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, डिविजन्स हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। उन सबको कटहरे में लाना चाहिए और उन्हें सजाएं देनी चाहिए। इस तरीके से सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि हमें अपने शहीदों पर फख्र है। शहीदों पर फख्र है, लेकिन शहीद जिन्होंने करवाया, ये तो ऐसे ही है मैं उठ के किसी को गोली मार दूं और कहूं आपका बेटा शहीद हो गया है, आप इस पर फख्र कीजिए, मेरा एहतसाब ना कीजिए। जिन्होंने हमारे इन बेटों को शहीद होने दिया और मदद नहीं पहुंचाई, उनको सजाएं देनी चाहिए। हमें ये शहीदों पर फख्र वाली बात करके इस मामले के ऊपर कपड़ा नहीं डालना चाहिए, मट्टी नहीं डालनी चाहिए। आगे ज़रा बढ़ते हैं। ये तो आपको एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड मैंने देना था जो बीबीसी ने वहाँ से रिपोर्ट रन की है। एक जो शहीद होने वाले सिपाही हैं, एहलकार हैं, उनके भाई ने कहा है कि बलूचिस्तान से 330 एहलकारों ने इस्तीफ़ा दिया है। ये दावा है उनका, जाहिर है हमारे पास कोई कागजात तो नहीं है। शहीद एहलकार के भाई ने कहा कि लोग अब इस्तीफ़े दे रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं हमने अपनी ज़िंदगी बचानी है, हमारी कोई हिफाजत तो करता नहीं है। साथ वो बताते हैं कि उनके भाई को 12 गोलियां लगीं, रियासत लाश वापस लाने में नाकाम रही। अदारों की नाकामी पर उन्होंने सवाल उठाया कि करीब कोयटा के ये सारी लड़ाई होती रही और कोई उनकी मदद को ना पहुंचा। इस पर क्या कहा, ये छोटा सा क्लिप जो बीबीसी की कवरेज है, सुनिए। सर जी ये हमारा भाई है, इसका नाम जानदाद खान, इसका घर लोरला में। ये तकरीबन 2-3 दिन से लापता था। कल रात 3-4 बजे हमको पता चला कि ये शहीद हो गया। अभी इसका चेहरा इतना खराब है, हमको दिखाई भी नहीं देता है। इंसान बोले तुम्हारा तो है, इसका चेहरा तेजाब से खराब क्यों हुआ है? अभी हमको ये पता नहीं चलता कि हमारा भाई है कि नहीं है, इसका चेहरा भी दिखाई नहीं देता है। फिर शाहिद मेतला कहते हैं मौजूदा, और ये बहुत ही खूबसूरत तज्जिया है, शाहिद मेतला बहुत ही उम्दा तज्जिया भी करते हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं शाहिद मेतला कहते हैं कि मौजूदा बलूचिस्तान सूरत हाल के बड़े ज़िम्मेदारों में अनवारुल हक काकड़ और सरफराज बुगटी जैसे लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इनके अंदर सलाहियतें नहीं थी, इनकी इस्तेदाद नहीं थी, लेकिन इन्हें बड़े ओहदे दिए गए। ना सिर्फ इन्होंने उन ओहदों पर बैठकर करप्शन की, बल्कि इन्होंने लोगों को इश्ताल दिलाने वाले बयानात भी दिए। काकड़ साहब तो वैसे वाकई जब भी इंटरव्यू देते हैं बहुत ही घटिया किस्म के बयानात देते हैं। एक तो ज़ख्म लगते हैं लोगों को, ऊपर से उन पर नमक भी छिड़कते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि एक तो हमारी तरफ, जाहिर है वो बेचारे जर्नल्स का नाम तो सीधा नहीं ले सकते, पाकिस्तान में हैं, क्योंकि बाकी तो हर जगह पर ऑपरेशन होते हैं, बनियानुल मरसूस, ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब, सारे नाम आपको पता अरबी में ही रखे जाते हैं क्योंकि सारे जनती हैं हमारे। आपको पता है कि
जनरल्स, और क्योंकि ये जन्नती हैं और जन्नत की ज़ुबान अरबी है तो इसलिए वो अरबी में ही सारे ऑपरेशंस के नाम रखते हैं। भले काम हम शैतानों वाले करें, लेकिन क्योंकि अरबी में नाम रखने से आम जो कम पढ़ा लिखा बंदा है वो यही समझता है, अरबी में गाली भी दे तो वो यही समझता है कोई अच्छी बात ही हो रही है। तो इसलिए हमने तमाम ऑपरेशंस के नाम अरबी में रखने होते हैं, भले उनके अंदर हम कारनामा कोई भी अंजाम दें। सारा तासीर साहबा हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं वो, साबिक गवर्नर सलमान तासीर साहब की बेटी। उन्होंने आज कुछ अच्छे ऑपरेशंस के नाम तजवीज़ किए हैं। उन्होंने कहा पठान अपने कर लें, बलोच अपने कर लें, सिंधी अपने कर लें। वो एक पंजाबन है, उन्होंने कहा कि पंजाबी नाम रखें, ये अरबी वाले नाम मुझे समझ नहीं आते। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन चुक लो, हाँ, ऑपरेशन तुन दो, इस तरह के नाम जो है वो ऑपरेशंस के आप रखें। तो मुझे ये जहन में आया कि अगर मेतला साहब इसमें असल जिम्मेदारों का भी नाम ले लेते, जर्नल्स का, उन्होंने इन जिम्मेदारों को लाने वाले असल जिम्मेदारों का नाम नहीं लिया, लेकिन चलें जो सामने पपेट थे, काकड़ साहब, बुगटी साहब, इनके नाम तो लिए, तो असल के अगर वो जिम्मेदार मिलते तो बनियानुल मरसूस तो सरहद पर होता है, ये जो अंदर होना था ऑपरेशन वो फिर ऑपरेशन चुकलो हो जाना था और मेतला साहब को चुक के ले जाना था। तो ये ऑपरेशन चुकलो के अंदर इनकी पूरा फोकस है। दहशतगर्द जो है वो सरहदों पर क्या करते हैं इनको कोई लेना देना नहीं है। तो अच्छी काविश है सारा तासीर साहबा की, हमारी तरफ से उन्हें मुबारकबाद। कुछ और भी ऐसे ऑपरेशंस जो हैं वो इनको तजवीज़ करने चाहिए, कोई नाम ऐसे, क्योंकि अब तो ये मज़ा ही बन गया है, एक दर्दनाक मज़ा है। एक तरफ बेटों की जानें जा रही हैं और दूसरी तरफ हम बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो फिर अगर बेवकूफ़ी बनाना है तो स्क्रिप्ट लोकल लैंग्वेजेस में बनाएं ताकि लोगों को कोई हंसी का मौका भी आए उसके अंदर। बहरहाल अगली ये नौशकी से वीडियो देख लीजिए। नौशकी अब तकरीबन मुकम्मल इलाका गैर बन गया है। ये पुलिस की गाड़ी है जिसे BLA वाले लेकर फिर रहे हैं और गश्त कर रहे हैं। अब ये देखने में तो आम सी खबर लगती है कि पुलिस की एक गाड़ी है जिसमें BLA वाले बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ये गाड़ी पुलिस की नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान है जिसको अब नौशकी की हद तक कम से कम BLA वाले चला रहे हैं। हमारे पास ये इत्तलात है कि इंडिया की मदद हो या जिसकी भी, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये प्लानिंग ज़रूर कर ली गई है कि जो नौशकी है और इस तरह के गिरदोनवा के इलाके हैं और TTP के ज़ेर असर और BLA के ज़ेर असर जो इलाके हैं, वहाँ पर अब वो अपनी इंडिपेंडेंट करेंसी भी लाना चाहते हैं। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं। करते हैं या नहीं ये हमें नहीं पता। जो लोकल ग्राउंड के ऊपर सहाफ़ी हैं वो क्लेम करते हैं कि तैयारियां शुरू की जा रही हैं। वो इस हद तक दूर निकल गए हैं कि वो अब अपनी करेंसी भी वहाँ दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को कहते हैं कि एक SHO की मार है, हम तुन के रख देंगे, हम तबाही कर देंगे। कोर कमांडर कोयटा, उनकी पुरानी वीडियोस आज ज़ेरे बहस रही हैं, कुछ ट्विटर पर शेयर भी हुई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान क्या कहते रहे हैं, सुनिए। तो ये BLA क्लीनर से ये कहते हैं कि यार लड़ना है ना आओ हमसे लड़ो, कि यार लड़ना है ना आओ हमसे लड़ो, हमने वर्दी पहनी है, हमारे पास हथियार था। ये ना कहें कि फौज ख्यालात की पाबंदी कर दे। दुनिया की ऐसी कोई फौज नहीं है जो किसी के ख्यालात के ऊपर पाबंदी कर ले। व्हाट इज टू बी डन इज कि वो एक नैरेटिव है। मैं जाती हैसियत में भी डायलॉग के ऊपर बहुत बिलीव करता हूँ, तो वक्त ने भी मुझे मजीद ये सिखाया है कि मसाइल का हल बातचीत में है, गोली से मसले का हल नहीं निकलता है। सुन लिया आपने। अब ये हमें तो बड़ी अकल की बातें बताते रहे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में इस अकल को कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको 2 मिसालें दी कि कारगिल की मिसाल और APS की मिसाल के जहाँ पर लोगों को मदद ना फराहम की गई। मुझे तीसरी मिसाल भी याद आई है। हाल ही में कराची की एक फैमिली जिसमें एक शादीशुदा जोड़ा, 2 छोटी उनकी बच्चियाँ सैर करने के लिए कराची से कोयटा जा रहे थे। रास्ते में रास्ता भटक गए और वो ऐसे इलाके में चले गए जहाँ पर उन पर फायरिंग हुई। शुरू में उनको मारा नहीं गया, फायरिंग हुई तो उन्होंने फ़ोन कॉल्स की, यही ज़ाहिर FC को या जो भी वहाँ पर, ये उनकी फैमिली कहती है और BBC ने, उनकी फैमिली का ये वर्जन BBC ने छापा हुआ है। तो वो कहते रहे कि हमने मदद की अपील की, लेकिन हमें ये कहा गया कि इस वक्त रात का वक्त है, हालात रात के वक्त में ठीक नहीं होते, आप लोग इंतज़ार करें, सुबह आपकी मदद करेंगे। आप सोचिए, एक फैमिली, 2 छोटी बच्चियां, एक शौहर, एक बीवी, वो स्ट्रैंडेड हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि रात का वक्त है, सुबह आपकी मदद करेंगे। सुबह तक हस्बैंड को मार दिया गया, बीवी शदीद जख्मी और वो 2 छोटी नन्ही बच्चियां सख्ते में। तो ये वहाँ पर सूरत हाल है रियासत की। लेकिन चलें आगे चलते हैं। और एक और भी मुझे याद आ रहा है, एक पुल तोड़ा जा रहा था और उसकी लाइव कवरेज हो रही थी।
क्रेन के साथ, जाहिर है घंटों लगे होंगे उस पुल को तोड़ने में, बलूचिस्तान की बात है। और बड़ा पुल था जो शाहरा है मेरा ख्याल सीपैक वाली, उसको तोड़ा जा रहा था और क्रेन के साथ, और वहाँ कोई नहीं पहुँच रहा था उनको रोकने के लिए। तो पता नहीं हम वहाँ कर क्या रहे हैं, हमारा मकसद क्या। लेकिन ये मुझे पता है कि आज़ाद कश्मीर, अक्सर दोस्त कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की खबर देना आप बंद कर गए हैं। भारी तादाद में वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट को मुतय्यन किया, क्योंकि तैनाती की है उनकी, क्योंकि अभी आज़ाद कश्मीर से मज़ीद फोर्सेस की तैनाती की खबर है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 4000 नए एहलकार वहाँ भेज दिए गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के 7 विंग्स जो हैं वो भी वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, और 4 एहलकारों की जो है वो एहतजाज में हलाकत, 174 अफराद के ज़ख्मी होने की वहाँ से इत्तलात है। ये BBC रिपोर्ट कर रहा है। कहने की बात यह है कि वहाँ पर भी हालात दिगरगू हैं। वहाँ पर बजाय इसके कि चीज़ों को अमन की तरफ लाया जाए, मज़ीद वहाँ पर री इन्फोर्समेंट की जा रही है, दस्ते नए भेजे जा रहे हैं। वहाँ पर भी एक जंग जैसा माहौल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश है। अब ज़रा बात कर लें आखिर पर खैबर पख्तूनख्वा के मरात के बिल की। सबसे पहले तो जो शफी जान हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त 57,000 ब्लू पासपोर्ट और 1300 रेड पासपोर्ट हैं। पार्लियामेंटेरियंस तो सिर्फ 1000 के लगभग हैं, तो फिर 57,000 ब्लू पासपोर्ट क्यों हैं? इसकी लिस्ट भी सामने आनी चाहिए। सिर्फ सियासतदान ही क्यों निशाना बनता है, सब सामने आने चाहिए। पाकिस्तान में एक ही तरीका है जीने का, चलने का। पंजाबी का शेर है, असी कल्ले नहीं खराब, इत्थे सारे ने जनाब, जदों होएगा हिसाब उदों वेख लांगे। पाकिस्तान में हर शख्स बुराई इसीलिए करता है, बाहर से आप देखेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाते हैं, वो UK तक, दुबई तक बड़े आराम से शरीफ और नफ्स बन के लाइन में खड़े होते हैं। जैसे ही पाकिस्तान पहुंचते हैं उन्हें चचा का, ताया का, खालू का प्रोटोकॉल भी चाहिए। लाइनों के ऊपर से फुदकते हैं वो, और उन्हें एयरपोर्ट के ऊपर प्रोटोकॉल चाहिए, दूसरे से पहले पासपोर्ट पर स्टैंप चाहिए। सामान उठाने में, एयरपोर्ट पर गाड़ी लगवाने में, घर जाने में, हर चीज़ में उन्हें प्रायोरिटी चाहिए। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि वहाँ पहुँचते ही जंगल का राज है, हर एक दूसरे के ऊपर सबकत लेना चाहता है। शादियों पर खाना नहीं खोला जाता, बल्कि लोगों को खाने पर खोला जाता है। तो मकसद मेरे कहने का यह है कि यही जो शफी जान कह रहे हैं, यही असलियत है पाकिस्तान की, कि अपना हिसाब मत दो, दूसरे की तरफ उंगली उठा दो, जो नून लीग आज तक करती रही है और पीपल्स पार्टी। उनसे हिसाब मांगते तो पीपल्स पार्टी वाले कहते नून वाले करप्ट हैं, नून वाले कहते ये भी करप्ट हैं। अपना हिसाब नहीं देना, दूसरे का जवाब मांगना है। शफी जान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जब तहरीक इंसाफ के ही लोगों ने इमरान खान के नज़रिए पर सवाल किया कि आप लोगों ने ये ब्लू पासपोर्ट आम लेने के लिए लिया है, तो वो जवाब ये दे रहे हैं कि मुल्क में 54,000 पासपोर्ट हैं। उनका एहतसाब भी होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन आपने क्यों लिए, सवाल तो ये है। बहरहाल आपका जो जादू था वो चला है, जो आपने इनकी लितर परेड की है उससे थोड़ा इन्हें फ़र्क पड़ा है। अब शफी जान साहब ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि तहरीक इंसाफ ने मुरात एक्ट की तमाम मतनाज़े शिकें वापस लेने का फ़ैसला कर लिया है। मतनाज़े शिकों को 1988 के एक्ट के मुताबिक बहाल और दुरुस्त किया जाएगा, और मंडे वाले दिन ये सेशन बुला के ये सब कुछ किया जाएगा। यकीन मुझे अभी भी नहीं है, इसमें भी शायद आपको मामू बनाया जाए, लेकिन चलें कुछ ना कुछ हिलजुल हुई है। दूसरी तरफ जो फैसल करीम कुंडी हैं पीपल्स पार्टी के गवर्नर, वो अब हुकूमत पर ये एतराज़ कर रहे हैं कि आप एक तरफ भूख और अफलास है मुल्क में, और आप ये मुराद का बिल PTI की गवर्नमेंट ने पास करवा लिया है। हालांकि ये देखिए कितने बड़े झूठे हैं, इन्होंने 2 महीने पहले इस बिल पर दस्तखत कर दिए थे। इन्होंने उस पर कोई इख्तलाफी नोट नहीं लिखा था, इन्होंने उसे रिजेक्ट नहीं किया था, वापस नहीं भेजा था, इन्होंने उस वक्त मीडिया को नहीं बताया था। वो एक पंजाबी की मिसाल है, यहाँ मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा है, कुत्ता मैं इंसानों को नहीं कहता, नहीं कहना चाहिए, कुत्ते की भी कई दफ़ा तौहीन हो जाती है, यकीन कीजिए मुझे कुत्ते बहुत प्यारे हैं, लेकिन पंजाबी का एक मुहावरा है, कुत्ती चोरा नाल रली है। सो यहाँ पर जो गवर्नर साहब हैं वो मिले हुए थे सारे काम में, बल्कि नून लीग की अपोजिशन सारे मिले थे, इन्होंने सब ने मिलकर किया। अब गवर्नर साहब भी कह रहे हैं कि ये क्यों किया, ये तो अवाम के हकूक़ के ऊपर आपने डाका डाला, ये क्यों किया। हालत इनकी देख लें कि ये लोग पहले मिलके सब कुछ करते हैं और उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि ओहो ये बहुत गलत किया, हमें ये किसी सूरत नहीं करना चाहिए था। आगे आपको अगले व्लॉग में बताएंगे कि किस तरीके से अब सेनेट वाले कहते हैं हमारे जो सेनेटर मर गए हैं, रह गए हैं, पीछे चले गए हैं, उनकी बीवियों को जो बेवा जिंदा हैं या दूसरे हैं उन्हें भी ये पासपोर्ट दो। मतलब सारे टूट पड़े हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि शादियों पर खाना नहीं खुलता,
लोगों को खाने पर खोला जाता है, सारी अशराफिया जो है उसे खोल दिया गया है कि वसाइल को वो लूट ले। यही चौधरी निज़ामुद्दीन करवाते हैं, बार बार पाकिस्तान में करवाते हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।